ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल जो है डेफिनेशन तो यहाँ दी हुई है, लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि आपके पास एक लैंग्वेज है और आपके पास एक लैंग्वेज है और आप उस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं ट्यूरिंग मशीन से, राइट। आपने कहा कि भाई मैं इस लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो आप उस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं ट्यूरिंग मशीन से। ट्यूरिंग मशीन से इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके अंदर दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एक है या तो वो लैंग्वेज जो जेन्युइन कोड्स हैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट करेगा, या फिर उस कोड को जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। ये दो ऑप्शन जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है वो ये होता है कि आप जो है वो ऐसे ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे जिसमें आप जब फाइनल स्टेट तक पहुंचते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट नहीं है। वंस यू हैव रीच्ड टू फाइनल स्टेट इट मींस एक्सेप्टेड, व्हेन यू रीच द रिजेक्शन स्टेट या इट मींस यू हैव रिजेक्ट दैट स्पेसिफिक टोकन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप डीएफए में देखें तो डीएफए में हमने फाइनल स्टेट में जाके बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा ये वेरिएशन है ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना। तो आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है। आप कहते हैं कि मेरे पास ट्यूरिंग मशीन है और इस ट्यूरिंग मशीन में आप कोई वर्ड अगर इनपुट करते हैं तो ये वर्ड के दो ऑप्शंस हैं, अगर ये एक्सेप्ट करे या फिर ये रिजेक्ट कर दे। ये दो ऑप्शन जो है वो इसके पास एग्जिस्ट करते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो अगर रिजेक्शन कब होगा, जब वर्ड जो है बिलोंग नहीं करता हो इसको लैंग्वेज को, और एक्सेप्टेंस कब होगा, जब वर्ड बिलोंग करता हो लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये बेसिकली दो ऑप्शंस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई कंडीशन इस तरह से ट्यूरिंग मशीन बन जाती है तो इसको हम कहते हैं डिसाइडेबल लैंग्वेज। रिकॉग्नाइजेबल नहीं कह रहे, डिसाइडेबल लैंग्वेज कहते हैं कि आप कहते हैं कि भाई ये एक डिसाइडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। डिसाइडेबल लैंग्वेज है ये। अब रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, तो कहता है कि यही ट्यूरिंग मशीन जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी लैंग्वेज के लिए और आप उसको एक वर्ड देते हैं कोई सा, और उस वर्ड यानी वर्ड का मतलब होता है जो भी टास्क परफॉर्म करना, इज नॉट ओनली ऑलवेज फॉर द वर्ड। वर्ड मीन्स जो टास्क आप उसको दे रहे हैं वो काम करना जो के लिए वो शुरू करता है। तो हमारे इसमें जहन में ये ना हो कि हम हर वक्त जो है उसको रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज का वर्ड मैं ये वाला नहीं कह रहा, यानी हम पैटर्न मैचिंग ही कर रहे होंगे, बल्कि ट्यूरिंग मशीन से आप कोई भी काम करा सकते हैं। तो वर्ड का मतलब है एनी काइंड ऑफ द जॉब इफ़ यू प्रोवाइड टू अ ट्यूरिंग मशीन। तो इसके पास ये ऑप्शन तो हो कि वो इसको एक्सेप्ट कर सकता हो फॉर दोज वर्ड विच इज़ पार्ट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, इसको रिजेक्ट कर सकता हो फॉर दोज वर्ड विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर मशीन। इसके लिए रिजेक्शन इसके पास मौजूद हो, नॉट पार्ट ऑफ द मशीन। और एक लूप में ये फंस जाए इस मशीन के अंदर, ये इसी तरह की जो एरो डायग्राम है इसी तरह की एक डायग्राम है ये भी, और एक लूप में ये स्टक हो जाए जब आपके पास, इसको लूप कहते हैं, और एक लूप जनरेट कर दे जब आपके पास वर्ड जो है वो लैंग्वेज का पार्ट ना हो। यानी एक चीज़ का इजाफा हो गया कि जब वर्ड आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं तो उसके दो ऑप्शन जनरेट हो गए, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर वो लैंग्वेज जो है वो यानी ट्यूरिंग मशीन लूप में फंस जाएगी। अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को, यानी आपने ट्यूरिंग मशीन तो बना ली उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन बना ली, लेकिन ट्यूरिंग मशीन कुछ वर्ड्स के लिए लूप में स्टक है, आपको जवाब नहीं दे रहा। दिस टाइप ऑफ द मशीन इज कॉल्ड this type of the machine of Turing machine, यानी this type of the Turing machine is called Turing recognizable, और ये जो मशीन है इसको कहते हैं Turing decidable। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई, द कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग दैट m accept is language of m और languages recognized by m denoted by L of m। ये तो खैर उन्होंने बताया है कि हम नॉर्मली इस तरह से L of m से मशीन को डिफाइन करते हैं। Call a language Turing recognizable if some Turing machine recognize it। अब ये नहीं डिफाइन हुआ ना यहाँ पे कि इस रिकग्नाइज का मतलब क्या है, यानी इसकी भी आगे आ जाएगा
कि मशीन जो है उसको रिकग्नाइज कर सके, यानी उसके लिए डिज़ाइन किया जा सकता हो, लेकिन उसमें ये लूप की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज यानी रिकग्नाइजेबल टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली रिकर्सिव इनहेरिटेबल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, और रिकग्नाइजेबल के पीछे जो इसकी मिथ है वो ये है कि इसमें एक लूप जो है वो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली इन्होंने आगे बताने की काफ़ी कोशिश की है, समझाया भी है, व्हेन गिविंग अ स्ट्रिंग दैट इज इन द लैंग्वेज, देखिए दैट इज इन द लैंग्वेज, द ट्यूरिंग मशीन विल ऑलवेज हॉल्ट एंड एक्सेप्ट। अगर वो लैंग्वेज का पार्ट है तो वो मशीन जो है वो लाजमी तौर पे हॉल्ट होगी और एक्सेप्ट होगी। when giving a string that is not the language, और अगर कोई string आप देते हैं और वो language का part नहीं है, the Turing machine will neither reject, ठीक है, और loop, वो उसको reject कर मतलब reject नहीं कर पा रही लेकिन loop में फंसेगी। ठीक है, इसमें एक वर्ड और मिसिंग है जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकता हो। ये मैंने आपसे कहा था, ये जो डायग्राम बनाया जिसमें कहा था कि अगर लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो द ट्यूरिंग मशीन विल, इसको ज़्यादा बेहतर है विल, ये जो है ना नादर रिजेक्ट और लूप, ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ऑल रिजेक्ट। ठीक है, यानी वो उसको रिजेक्ट भी कर दे तब भी वो रिकग्नाइजेबल होता है। तो रिकग्नाइजेबल इज अ सुपर सेट ऑफ डिसाइडेबल, क्योंकि डिसाइडेबल के अंदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है। इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है लेकिन साथ में कुछ चीज़ों के लिए लूप भी है। तो दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड रिकग्निशन। अब क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी थी, आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम लूप में फंसेंगे और लूप की कंडीशन क्या है और लूप किसे कहते हैं। तो ये अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो सीरीज सुनी हो तो उसमें आपको ये बात, अब बिल्कुल एंड में हमने ये डिस्कशन की थी कि ये बात तो समझ आती है कि रिजेक्ट के आपने एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनाई है कि एक ऐसा टीएम बनाया है जो बहुत सादगी से हम कोई वर्ड उसको देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर देता है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी के लिए समझाऊं, जैसे हम करते रहे कि ए एन बी एन की कोई इक्वेशन को अगर हम देते हैं ए एन बी एन, तो ए एन बी एन का मतलब ये है कि जितने ए उतने बी और ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में अगर जब इस लैंग्वेज को दूंगा, यानी दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज बिलोंग टू योर लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रिंग्स बिलोंग टू योर लैंग्वेज, तो अगर मैं बी इसको दूंगा एज अ वर्ड, तो दिस मशीन विल गो टू ए, कहाँ जाएगी, ये ए की तरफ जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर मैं उसको ए और बी दूंगा तो इसके लिए ये मशीन जो है वो रिजेक्शन की तरफ चल जाएगी। तो कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती कि मशीन जो है किसी लूप में फंसे। ऑलवेज गिव यू आंसर एज अ ए और एज आइदर आंसर ऑफ बी। अब अगर आप कहते हैं कि मैं एक मशीन बनाता हूँ लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, उसी की एग्जांपल दोबारा लेते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट है समझाने में, कि हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है और आप इसको एक वर्ड जो है इनपुट देते हैं। अब वर्ड को मैं चेंज करूँगा, वर्ड क्या है? वर्ड ये है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है और वो सिंगल और मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है पॉलिनोमियल, और आप ये कहते हैं कि जो x है वो किसी इंटीग्रल वैल्यू के अंदर डिपेंड करता है। इंटीग्रल यानी किसी वैल्यूज जो है इसकी एग्जिस्ट करती हैं, सपोज कर लो z में इसकी वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी x बिलोंग टू z, और सिंगल वेरिएबल है ये और x बिलोंग टू z सपोज कर रहे हैं ये बात हम। पॉलिनोमियल आपको पता ही होगा, समथिंग लाइक दैट x प्लस एक्स स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट। तो आपने कहा कि मुझे ये बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। अच्छा, अब तरीक़ेकार ये होता है कि आपके पास अगर x प्लस एक्स स्क्वायर और -3x³ इस तरह की कोई इक्वेशन है तो हम लोग उसको इस डायरेक्शन में देखते हैं कि वी हैव टू सॉल्व दिस वन इन फैक्टराइजेशन मेथड, आइदर एनी काइंड ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर ये मज़ीद हायर पावर होता जा रहा है कि इसकी पावर 5, 6, 8 हो गई तो we normally use numerical computing method, solution of non-linear, जिसमें हम कहते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड है
रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड है, वो सारे मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। ट्यूरिंग मशीन यानी कंप्यूटर इसको किस तरह देखेगा, अगर हम इस मेथड में अगर हम देखें तो वो कहता है कि बेसिकली हम उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि जो भी वैल्यू आप x की कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू आप x की कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यानी इक्वेशन जो है वो आपको जीरो इज इक्वल टू जीरो जो है वो दे देते हैं। तो आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं क्या मशीन जब इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी ट्यूरिंग मशीन तो कुछ इस तरह से करूँगा कि आपसे एज अ वर्ड जो है पॉलिनोमियल मांगूंगा, पॉलिनोमियल मांगूंगा और पॉलिनोमियल एज ए इनपुट जाएगा, ठीक है, टेप में। और ट्यूरिंग मशीन जो है वो इस इंटीजर वैल्यूज से एक एक वैल्यू पिक करके चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू के लिए ये जीरो दे रहा है। और ये कंटिन्यूस चेकिंग, स्लो और फास्ट की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एफिशिएंट इसकी जो परफॉर्मेंस है एज अ पावर वो ये कर सकता है। फिर वो एक एक करेक्टर यहाँ से पिक करेगा जो कि सेट के अंदर मौजूद है और इसमें पुट करके सॉल्व करेगा। अगर ये पॉलिनोमियल को कोई वैल्यू जब मिल जाएगी यहाँ पे इसके अंदर से तो वो कहेगा कि भाई ये एक्सेप्ट है, और अगर ढूंढ रहा है और नहीं मिल रही है तो कह देगा रिजेक्ट है, मिसाल के तौर पर। लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया है जिसके रूट्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स की वैल्यू, वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो फिर आप जब इस वैल्यूज को दे रहे होंगे यहाँ से और वो इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता तो आप वैल्यूज पिक करते रहें, वो कभी रिजेक्ट की तरफ नहीं जाएगा। यानी अगर आप इसमें से वैल्यू पिक करें और उसको दें और तलाश करें कि ये ज़ीरो हो जाए और आप दुनिया जहाँ की वैल्यू यहाँ तलाश करना शुरू कर दें तो आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पर ये ज़ीरो, क्योंकि इसके रूट्स इन वैल्यूज़ के अंदर छुपे ही नहीं है। तो आप मशीन में एक ऐसे लूप पे फंस जाएंगे, ना तो एक्सेप्ट की तरफ जा रहे होंगे ना रिजेक्ट की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये कौन बताएगा कि इसके रूट्स जो है इंटीजर नहीं है, ये जाहिर है ये तो एक अलग टेस्टिंग है ना, आपने बगैर टेस्ट के पॉलिनोमियल पिक किया और दे दिया और रूट्स इंटीजर नहीं है तो फिर आप यहाँ फंसे होंगे। तो ये बेसिकली एक इशू है। इस टाइप की जो इश्यूज हैं वो लूप के रहते होंगे थोड़े, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन होंगे थोड़े, लेकिन ये कि एग्जिस्ट करता है तो उसकी एक कैटेगरी बना दी गई है। तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये जो प्रॉब्लम है ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। जैसे हम जो काम कर रहे हैं ये करेक्टर जो है वो रिकग्नाइज करें कि ये वर्ड इस लैंग्वेज का पार्ट है तो वो नॉर्मली आराम से आसानी से जो है हो जाता है। तो दिस इज अ ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल, इज अ सुपरसेट ऑफ योर डिसाइडेबल लैंग्वेज, राइट। बट वी कैन कंस्ट्रक्ट द मशीन फॉर दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बट लूप में स्टक होगा, तो वो हमें ढूंढना भी है कि लूप में स्टक हो रहा है तो इसको आप ढूंढें। और डिसाइडेबल के लिए बहुत क्लियर है कि इट इज़ प्रिफेयर्ड दैट ट्यूरिंग मशीन दैट हॉल्ट ऑन ऑल इनपुट्स। अब ऑल इनपुट्स का मतलब है चाहे वो इनपुट मशीन का पार्ट हो या मशीन का पार्ट नहीं हो, उन सब के लिए आपकी मशीन ने हॉल्ट होना ही होना है, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। These machines are called a decider because they always make a decision. A decider that recognize some language also called the decidable language. जिस language को वो decide करती है उस language को हम decidable language भी कहते हैं। This type of the two, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये हमें इसके बेसिस पे, इन दो चीज़ों के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रूफ करेंगे कि भाई DFA जो है, मिसाल के तौर पर DFA खुद एक मशीन है और DFA बेस एक लैंग्वेजेस भी जिसको रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। तो हम आगे ये प्रूफ करेंगे ट्यूरिंग मशीन इतनी पावरफुल है कि किसी लैंग्वेज को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होगा कि ये DFA जो है वो रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज है या डिसाइडेबल लैंग्वेज है। ये हमें आगे अगली क्लासों में हम प्रूफ करेंगे कि CFGs जो हैं या पुश जोन ऑटोमेटा जो है वो डिसाइडेबल लैंग्वेज है या रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज है। तो ये अभी हमें आगे, और इस तरह से बहुत सारी दूसरी और लैंग्वेजेस हैं वो हम देखेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखेंगे इस बारे में। तो ये बात हमने बता दी, इसको हम नॉर्मली रिकर्सिव लैंग्वेज कहते हैं और ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज की कैटेगरी।
When given string as input the Turing machine always halt, ये बात मैंने आपको बता दी, ये तो हो चुकी बात। ये अनियन भी मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ये लैंग्वेज की काइंड्स हैं, इनके बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये बात के लिए इस बात को मैं कई दफ़ा समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि ये तो लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जब रेगुलर लैंग्वेजेस की बात आती है तो आप DFA NFA बनाते हैं इसके लिए, जो मशीन डिज़ाइन करते हैं। और ये CFL के लिए नॉर्मल आप जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं। और ये जो दो लैंग्वेजेस हैं इनके लिए आप नॉर्मली ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये दोनों इनसे डिज़ाइन ही नहीं हो सकती। तो वी नीड सम अदर लैंग्वेजेस, इस कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली है, तो वो ट्यूरिंग मशीन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, चर्च ट्यूरिंग थीसिस। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले जब क्लास शुरू की थी तो मैंने कहा था कि ट्यूरिंग मशीन अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से जो है वो पॉपुलर हुआ, जबकि एक और मेथड भी सेम ज़माने में जो है पब्लिश हुआ था जिसको हमने लेम्डा कैलकुलस का नाम दिया था। हमने से मुराद उन लोगों ने लेम्डा कैलकुलस का नाम दिया था। तो वो साइंटिस्ट जो है वो लेम्डा कैलकुलस का वो चर्च के नाम से था। तो कहता है अर्ली 20th सेंचुरी यानी 90s के शुरू में, एंड में, यानी mathematician had an intuitive notation of what algorithm were and relied upon that notion when using and describing them. यानी एल्गोरिथम तो वैसे बहुत पहले डिज़ाइन हो चुके थे। आपको पता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने एल्गोरिथम को ड्राइव किया था और डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट आर द बेसिकली एल्गोरिथम्स। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन का एक जिम्मेदारी जो थी कि भाई किस तरह से हम कहेंगे कि ये एल्गोरिथम्स हैं और इसके लिए कोई मशीन डिज़ाइन की जाए, तो वो जो चीज़ थी उसको चर्च और ट्यूरिंग थीसिस में डिफाइन किया गया। अच्छा, 19th सेंचुरी में एक और मैथमेटिशियन था जिसका नाम था डेविड हिल्बर्ट, और इसने जो है हिल्बर्ट 10th प्रॉब्लम जो है वो पेश की थी। इसमें से एक प्रॉब्लम ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ना पॉलिनोमियल वाली, वो भी इसी का पार्ट है। इसके लिए अभी तक कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं हुआ कि हम कैसे डिज़ाइन कर बताएंगे कि भाई ये, तो उसको रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज में डाल देंगे। आप जब हिल्बर्ट 10 प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको इसके 10 प्रॉब्लम जो है वो मिल जाएंगे। तो इन 1900 मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट डिलीवर्ड अ नाउ फेमस एड्रेस एट द इंटरनेशनल कांग्रेस मैथमेटिशियन इन पेरिस। यानी इसने अपनी अपनी थ्योरी जो है वो 1900 में पेश की थी पेरिस में। और Hilbert 10 problem was to an algorithm that tests whether a polynomial have an integral root। ठीक है, उसमें से एक ये भी है। ये कहता है 10वां जो है, कहता है as we know no algorithm exist। अब देखिए क्या लिखा, no algorithm exist for this task, it is algorithmically unsolvable at that time। उस वक्त ये बताया गया कि ये algorithm के हिसाब से सॉल्व नहीं हो सकता। फिर इसको सॉल्व करने के लिए चर्च ट्यूरिंग थीसिस पेश किया गया। इन्होंने पहले तो 1936 में नॉर्मली दोनों ने साथ ही चर्च ने भी और जिसको हम अलोंजो चर्च और एलन ट्यूरिंग ने एक थ्योरी पेश की जो कि 1936 में पेपर की सूरत में थ्योरेटिकली पेश हुआ। दोनों का काम का डेस्टिनेशन सेम था, यानी पर्पस सेम था, लेकिन जो तरीके का था सॉल्व करने का वो डिफरेंट था। Church used a notational system, mathematical notational system called the lambda calculus to define the algorithm। उसने एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए, एल्गोरिथम मीन्स प्रॉब्लम, राइट, और प्रॉब्लम का जो है वो कोई सोल्यूशन जो है वो देना, तो उसके लिए इसने लैम्डा कैलकुलस डिफाइन किया। और ट्यूरिंग ने इसके लिए एक मशीन डिज़ाइन की जो हमारे सामने जो सिंपल हम बनाते हैं, ये ऑटोमेटा है और इसके साथ ये जो है इसका टेप है। These two definitions were shown to equivalent, और ये दोनों डेफिनेशन जो मैं जैसे मैंने कहा कि डेफिनेशन सेम था कि एल्गोरिथम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो द प्रिसाइज डेफिनेशन हैज कम टू बी कॉल्ड, ये बाद में, ये उन लोगों ने नहीं किया था ये सारा काम, वो तो अलग अलग पेपर छप गए थे बाद में। द प्रिसाइज डेफिनेशन हैज कम टू बी कॉल्ड चर्च ट्यूरिंग थीसिस। अब चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या कहता है
A Church-Turing thesis provide the definition of algorithm necessary to resolve the Hilbert's 10th problem. In 1970, some scientists showed that no algorithm exists for testing whether polynomial has integral root. So in 1970 में some scientists showed that no algorithm exists for testing the, यानी वही बात कि इंटीग्रल आपके पास वो इंटीग्रल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो फिर इस ज़ाहिर इसकी डेफिनेशन ही अलग कर दी गई कि हम इसको ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज की कैटेगरी में इसको, तो कंक्लूड ये किया गया कि अब गौर से सुनिएगा जो कंक्लूजन है इन सब चीज़ों का, जो मैंने इसको शॉर्ट बुक में लिखा हुआ है, आप वहीं से कट पेस्ट किया मैंने, शॉर्ट करके मैंने यहाँ लिखा है। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ एल्गोरिथमिकली डिफाइन की जा सके, बयान की जा सके, कंप्यूट की जा सके, वो टीएम के थ्रू कंप्यूट की जा सकती है। ठीक है, बात समझ आ रही? यानी आप जिसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका आप टीएम जो है डिज़ाइन कर लें। टीएम यानी जो, इसीलिए मैंने कहा ना कि हमने पॉपुलैरिटी देखी, हालांकि दोनों का नटशेल है, चर्च ने भी यही काम किया था, लेकिन हमने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि लैम्ब्डा कैलकुलस कैसे काम करता है। कई दफ़ा आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो लैम्ब्डा कैलकुलस का जिक्र जरूर होता है, लेकिन इस वक्त कहीं नहीं हो रहा, बल्कि उसने क्या कहा उसको टीएम से, अब जब टीएम से डिफाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली लैम्ब्डा कैलकुलस से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो तय ये पाया कि ठीक है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन इन्होंने अपने लिहाज से फिर पेश की कि एनीथिंग कैन बी प्रेजेंटेड बाय एल्गोरिथम, कोई भी चीज़ एल्गोरिथम से प्रेजेंट की जा सकती हो, कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन, उसको ट्यूरिंग मशीन से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दिस इज अ नटशेल ऑफ योर होल पीरियड। तो आप जब इसकी थ्योरी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एल्गोरिथम नहीं लिखा गया, तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेबल नहीं है, यानी रिकग्नाइजेबल है, आप कर नहीं सकते उसको। तो लिहाजा अगर ये जिस डायरेक्शन में ये सॉल्व कर रहे हैं कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसका एल्गोरिथम बन जाता है, तो वो भी ट्यूरिंग मशीन में अलाइन हो जाएगा। ट्यूरिंग मशीन merely serve as a precise model for definition of algorithm। अब उसको एसोसिएट कर दिया गया एल्गोरिथम के साथ, how to describe the Turing machine as algorithm। अब हम ट्यूरिंग मशीन को एज एल्गोरिथम कैसे कहेंगे? तो ये जो 3-4 स्लाइड्स मैंने अभी इसके बाद पढ़ाई, इस पूरे स्लाइड्स का मकसद ये है कि जो एल्गोरिथम आज हम पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं कि जब आप इनिशियल लेवल पे, फाइनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे जब हम कहते हैं कि भाई कंप्यूटर से प्रोग्राम को लिखना है, तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा जाता है कि आप इसका एल्गो बनाइए, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इज अ कॉपी ऑफ, बल्कि कंप्यूटर इज अ कॉपी ऑफ ट्यूरिंग मशीन। और हम जब कोई प्रोग्राम लिखने की बात करते हैं अपने कंप्यूटर में, जो रिसेंट कंप्यूटर है, हम कहते हैं कि भाई आप पहले उसका एल्गोरिथम लिखें, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसकी जो चीज़ें हैं, इनपुट है, आउटपुट है, सारी चीज़ें डिफाइन करें, देन गो फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ट्यूरिंग ने भी यही बात की नटशल, कि जो एल्गोरिथम आप लिखते हैं दैट कैन बी प्रेजेंट और कंप्यूटेबल बाय ट्यूरिंग मशीन। तो ये जो 3-4 स्लाइड है उसका नटशल ये बना कि हम हर एल्गोरिथम को ट्यूरिंग मशीन से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि हाउ टू डिस्क्राइब वो एल्गोरिथम, कैसे डिस्क्राइब होगा ट्यूरिंग मशीन से, तो वो सारा अब हमें आगे थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, या कोई बात पूछनी तो पूछ लो। वैसे बुक्स की जो मैंने जितनी स्लाइड्स बनाई ना, फिलहाल सारी बुक्स हैं जो हमारी बुक रिकमेंडेड है। सिर्फ बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप उसको पढ़ेंगे तो वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट सिर्फ जो है, तो आप उस बुक को ज़रूर फॉलो करें, पढ़ें, ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जनाब, अगर कोई सवाल नहीं तो आगे जाते हैं। स्टूडेंट आ गए, तो आज स्टूडेंट कम है भाई, थक गए पढ़ के लग रहा। जी जैद साहब, आप तो प्रोग्रामिंग करते रहते होंगे, तो एल्गोरिथम लिखते हैं, तो एल्गोरिथम जो है वो बेसिक हम लोग स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि भाई डू नॉट गो फॉर डायरेक्टली प्रोग्राम, फर्स्ट जो क्या कहता है एनालिटिकल थिंकिंग को करो, जो कि एल्गोरिथम के थ्रू होगा, एंड मेक द लेआउट डायग्राम, पहले लेआउट डायग्राम बनाएं उसकी, और उसके बाद प्रोग्रामिंग पे जाएं, ताकि आपकी अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करें। आप कहते हैं हाँ एल्गोरिथम बन गया तो कोड भी हो जाएगा, हम लोग उल्टा सोचते हैं, क्यों ना साहब, चलो यार कोड लिखना शुरू करते हैं, हमें पता है इसका एल्गोरिथम बनना ही बनना है। तो लेकिन एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जैसे इस प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, क्योंकि हम उस रिसर्च और इस इतनी हाई फाई किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर रहे होते, हम तो दुनिया के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। हम तो ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हो ताकि उसकी क्लू मिल जाए। लेकिन अगर हम एज अ साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम की बात करें जो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ,
तो हाउ वी कैन मेक डायरेक्टली प्रोग्राम ऑफ दैट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम कैसे बना सकते हैं? तो आप कहेंगे पहले एल्गो बनाओ, इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। तो देखिए जिस तरह से पॉलिनोमियल वाले प्रॉब्लम को कहा जाता है कि अगर इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आप उसको इसका एल्गो नहीं लिख सकते। तो हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द ट्यूरिंग मशीन कि आप उससे डिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन हासिल कर लें? तो प्रॉब्ली ये मुश्किल काम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो अननोन है आपके लिए और पहली दफ़ा आप दुनिया में रेज हुए हैं, तो वी कैन नॉट मेक द प्रोग्राम डायरेक्टली। तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम बनाना होता है। अब जिस चीज़ का एल्गोरिथम बनेगा ट्यूरिंग मशीन उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन इम्प्लीमेंट कर सकती है, डेफिनेटली कंप्यूटर भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। कंप्यूटर जो फास्टली इम्प्लीमेंट करेगा। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू डिस्क्राइब दिस ट्यूरिंग मशीन एल्गोरिथम, कैसे हम इस ट्यूरिंग मशीन एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें इन्होंने कोई 3 स्टेजेस के बताए। ये एग्जाम का पार्ट है, लिख लें मेरे पास। मिड टर्म में आपको प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है कि इसके 3 पार्ट जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो आप लिस्ट डाउन कर दें। तो इसके 3 जो है वो स्टेजेस बताए गए हैं। वैसे तो आप मिक्सिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा मेन मोटिव तो ये है ना कि उसको ट्यूरिंग मशीन से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमें समझाना है। तो ट्यूरिंग मशीन में 3 चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो आप ये सोचें कि जब आप ट्यूरिंग मशीन बना रहे होंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे समझाएगा आपको कि टर्मिनोलॉजी फॉर द डिस्क्राइबिंग ट्यूरिंग मशीन एल्गोरिथम। फर्स्ट इज़ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ट्यूरिंग मशीन स्पेसिफिकेशन, यानी ट्यूरिंग मशीन की जो स्पेसिफिकेशन है तो वो आप पहले बता देंगे। इन द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन स्पेल आउट इन द फुल द ट्यूरिंग मशीन स्टेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन एंड सो ऑन। इस तरह की जितनी चीज़ें आप बता दें। इवन कि ये भी कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो किस तरह की ट्यूरिंग मशीन आप बना रहे हैं। इसमें अभी तो हमने नहीं पढ़ा, कि पढ़ लेंगे कि मल्टी टेप है, ठीक है, वो 1 एंडेड क्लोज है या 2 एंडेड ओपन है, और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है ट्यूरिंग मशीन के, वो सारे डिस्क्रिप्शन आप दें। तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट फॉलो के स्टेट्स क्या होंगी, यानी स्टेट्स आप डिफाइन करेंगे, अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे हमारी लैंग्वेज के, ट्रांजिशन फंक्शन कैसा आप चाहते हैं। यानी इट इज़ द लोएस्ट मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो ये सबसे लोएस्ट जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको इनिशियली तो पता ही नहीं होता कि आप कितनी स्टेट्स इस्तेमाल करेंगे जब तक कि आप डिज़ाइन ना करें। Second is higher level description called the implementation description. In this stage, English prose is used to describe the way that the Turing machine moves in the head and the way that it store the data on the tape. ये सारी बातें जो हाई लेवल पे इस्तेमाल होंगी, कि आप ये बताएंगे कि आपका डेटा टेप में किस तरह स्टोर होगा, किस तरह मूव करेगा आपका हेड, यानी आपका हेड मूव करने का मतलब है कि लेफ्ट जाएगा नहीं जाएगा। आप रोक दें, आप कहें मैं ऐसी ट्यूरिंग मशीन बना रहा हूँ जिसमें टेप को लेफ्ट पे नहीं भेजना मुझे, राइट पे नहीं भेजना मुझे, स्टे ऑन करेगा सेम पोजीशन पे। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आप इंग्लिश में क्लोज करते हैं। कंटेंट ऑफ द टेप, डेटा, रिप्रेजेंटेशन, मोशन ऑफ द टेप, हेड एंड समथिंग लाइक दैट। अब बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम इस लेवल पे आप एमएसएफ लेवल पे इसको बिल्कुल इस तरह से लिस्ट डाउन करें, एक चीज़ याद करें। कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई ये है। हो सकता है कुछ चीज़ें इस लेवल की लोअर लेवल में चली जाएं, ठीक है, हमें नहीं याद रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट थर्ड वन इज लास्ट वन इज कॉल्ड द हाई लेवल डिस्क्रिप्शन। हाई लेवल डिस्क्रिप्शन यानी इंग्लिश प्रोज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम। अब वो एल्गोरिथम को आप डिस्क्राइब करेंगे। जब आपने मशीन को डिस्क्राइब तो एल्गोरिथम डिस्क्राइब करेंगे। इग्नोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल, यानी अभी आपने मशीन नहीं बनाई लेकिन उसके एल्गोरिथम को आप डिस्क्राइब करेंगे जो प्रॉब्लम। सूडो कोड एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग है, तो सूडो कोड जो है वो आप यहाँ पे इसका डिस्क्राइब करेंगे। जब सूडो कोड डिस्क्राइब हो जाएगा तो इसका मतलब है इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है। अगर आप सूडो कोड नहीं बना सक रहे हैं इसका, तो इसका मतलब है कि आप ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन नहीं कर सकते। आपने चीज़ें और सारी चीज़ें तो डिफाइन कर दी, लेकिन आप सूडो कोड नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। तो अब आप इस स्टेज पे जो मूवमेंट वगैरह बताएंगे कि भाई इसकी मूवमेंट लेफ्ट है राइट है, यहाँ पे लॉजिक नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि हम यूज़ करेंगे ऐसी मशीन जो लेफ्ट भी मूव करेगा, उसका हेड राइट भी मूव करेगा, स्टे ऑन भी रहेगा। यहाँ बता रहे हैं कि हम जो टेप ये ले रहे हैं, 2 टेप ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन लॉजिक सारी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। हायर लेवल जो सबसे थर्ड लेवल है, ये बनाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से चीज़ों को मूव करवाया है, लेफ्ट साइड पे भेजा है नहीं भेजा है, क्योंकि ये तो लॉजिक लगाते वक्त आपको पता चल रहा होगा।
इस पे इन्होंने एक प्रॉब्लम अलाइन किया है इसके ऊपर, और वो ये है कि एन आर्बिट्ररी प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द ट्यूरिंग मशीन एल्गोरिथम। एक प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पे कहते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है इज दिस ग्राफ इज कनेक्टेड, यानी हम आपको एक ग्राफ दें और आप ये बता दें कि ये ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। ग्राफ मीन्स नोड एंड एजेस, आप सबको पता ही होगा, दिस इज अ टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। और ये कनेक्टेड है या नहीं है। कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि समटाइम आपका, अब जैसे ये दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, अगर ये इसको मैं एक ही ग्राफ मान लूँ सबको तो ये कनेक्टेड नहीं है। फिर अगर इन दोनों को अलग अलग दो ग्राफ मान लूँ तो फिर ये तो कनेक्टेड है, इनसाइड तो कनेक्टेड है, लेकिन इफ से कि ये जो है वो एक ही ग्राफ है तो दीज टू आर नॉट कनेक्टेड। यानी डेफिनेटली किसी एटलीस्ट किसी एक नोड ने तो इससे कनेक्ट होना, तब ये कनेक्टेड होता है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं। अब आपको प्रॉब्लम ये दी जा रही है कि व्हेनेवर सम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स, तो उस बेसिस पे सम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, तो उस बेसिस के ऊपर हमें बताना है कि ये ग्राफ जो दिया गया है ये हमारा कनेक्टेड है या नहीं। अनडायरेक्टेड यानी एरो नहीं बना हुआ, तो ये तो इस बेसिस पे आपको ये सोचना होगा कि किस तरह से इसका एल्गो हम लिखें ताकि उसको ट्यूरिंग मशीन। अब एल्गोरिथम तो कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ये एक साहब ने लिख लिया, स्टूडेंट 1 ने, ये जो स्टूडेंट 2 ने लिख लिया, तो कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है कि हम एक ही बात को सॉल्व करने के लिए कई एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ये ना सोचें कि जो यहाँ लिखा जा रहा है वो एक एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम हो सकती है कि नॉट एग्जैक्टली जो आप स्लाइड में देख रहे हैं वही माइट बी सम डिफरेंट प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है, तो आपके आंसर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि होंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वो कैसे होंगे डिफरेंट। अच्छा जनाब, तो सही है, बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इज दिस ग्राफ कनेक्टेड, हमें क्वेश्चन हमारा। अब आपने एज अ क्या कहते हैं एनालिटिकल थिंकर सोचना है कि हमें इसकी डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो ऑप्शन ये है, क्योंकि सोचना भी तो आप नहीं है ना, क्योंकि आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ यू विल गेट द इनपुट। एल्गोरिथम वैसे भी 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, कहीं भी चले जाए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यही चाहिए ना। आउटपुट हमें दिया हुआ है कि जवाब देना है कि कनेक्टेड है या नहीं, आउटपुट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। और इनपुट जो है वो आप, इनपुट ये पता है हमें ग्राफ होगा, लेकिन ग्राफ की इनपुट का फॉर्मेट क्या होगा, ये फर्स्ट लेवल लोएस्ट लेवल के भाई किस फॉर्मेट में आप उसको इनपुट देंगे, इनपुट का तरीकेकार क्या होना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे कि भाई किस टाइप का इनपुट दें ताकि मशीन हमारी इसको ले सके टेप के ऊपर आसानी से। और बीच में प्रोसेसिंग है जो आप एल्गो के तौर पे बताएंगे कि भाई ये प्रोसेस करके हम इस बात को डिटेक्ट करेंगे कि ये हमारे रिसर्च है। ठीक, तो ये बात मेरे ख्याल समझ आ रही होगी। अब इनपुट कैसे दिया जाएगा, दिस इज द प्लानिंग, हम कैसे इनपुट दें। हमें पता है कि ग्राफ जो है वो एक ऐसे दो ऐसे मेथड हैं जिसमें हम इसका डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाता है, और एक एडजेसेंसी क्या होता है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है और एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम दे सकते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स यानी वर्टेक्स टू वर्टेक्स या वर्टेक्स टू एज, जो भी आप एज टू एज, यानी वर्टेक्स यहाँ पे, वर्टेक्स वहाँ पे, और आप बता देते हैं कनेक्टेड है या नहीं, ये कनेक्टेड है या नहीं। और एक लिंक लिस्ट के थ्रू देते हैं, ये आप नोड नंबर लिखते हैं और बताते हैं कि ये किस किस से कनेक्टेड, नोड नंबर लिखते हैं फिर बताते हैं किस किस से कनेक्टेड। दीज टू टाइप्स आर द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंटिंग योर ग्राफ। अगर कभी ग्राफ पे काम करें तो ये बेसिक है, हो सकता है एडवांस में और भी बहुत सारे हों, लेकिन ये दो बेसिक मेथड है जिससे आप इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे किस तरह लेंगे ये सोचना है, क्योंकि हम ना तो एजेंसी मैट्रिक्स टेप पे दे सकते हैं इस तरह से, और ना ही लिंक लिस्ट दे सकते हैं। ये तो कंप्यूटर ने आपको लेने की फैसिलिटी दी ना मेमोरी में। हम इस वक्त, क्योंकि देखें कंप्यूटर इज अ कॉपी ऑफ ट्यूरिंग मशीन, एंड ट्यूरिंग मशीन हैव लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट ना, तो हम उस कंस्ट्रेंट को उस 50 साल में बहुत आगे निकल गए इस कंस्ट्रेंट को दूर करने में। यानी बहुत तेज़ी से हमने 50-60 साल के अंदर जो है वो तरक्की की
कि चीज़ों को एकदम से रैपिडली चेंज करना शुरू किया। जो कंस्ट्रेन हमारे टेप के थे वो हमने मेमोरी के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिए। हमने जो साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर लिए। और हमने, मैंने आपको हमेशा ये कहता हूँ, हमने कोई नई चीज़ इसको इम्प्रूव करके कोई नई चीज़ नहीं हासिल की कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने मेमोरी बना दी और मेमोरी में बहुत अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने से हमने कोई नई पावर नहीं हासिल की। सॉल्व वही प्रॉब्लम किया जो ट्यूरिंग मशीन करती है। हाँ ये ज़रूर हो गया कि एफिशिएंट बहुत हो गया। तो ट्यूरिंग मशीन के नज़रिए से अगर हम सोचें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कंप्यूटर के नज़रिए से तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम अगर ट्यूरिंग मशीन के नज़रिए से उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं तो इसका मतलब वो कंप्यूटर तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो वो होगा ज़रा स्लो। और जब ये सोचा गया होगा कि हम इसको ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करेंगे तो हॉट, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम मैं अगर अपनी रिसेंटली कंप्यूटर से सॉल्व करूँ तो डेफिनेटली मेरे सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज वी कैन टेक सम डिफरेंट काइंड ऑफ द इनपुट्स पैटर्न यूजिंग द एचएसएनसी मैट्रिक्स और लाइक दिस, वेरी सिंपल। बट जब आप ये चीज़ जो है ट्यूरिंग मशीन में जाएंगे तो फिर डेफिनेटली ना तो एचएसएनसी मैट्रिक्स वर्क करेगा ना ही लिंक लिस्ट वर्क करेगा। तो हाउ टू टेक द इनपुट, क्योंकि हम एक कोर पढ़ रहे हैं तो कोर के हिसाब से ही वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, किस तरह से ये काम कर रहा हो। ठीक है, बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो हमें आसान लग रहा है, ये तो आसानी कंप्यूटर से हो जाएगा, तो हम अभी उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। वी आर इन द एरा ऑफ 1936 सपोज एंड वी वांट्स टू इम्प्लीमेंट दिस वन। आपने अभी कंप्यूटर यूज ही नहीं किया और आप 1936 के एरा में हैं और ये प्रॉब्लम आपके पास सामने आ गई और यू हैव ओनली अ मशीन, सिंगल मशीन इज कॉल्ड द ट्यूरिंग मशीन। नाउ यू वांट्स टू, और दैट मशीन इज आल्सो थ्योरेटिकल, अभी उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन बनी नहीं। एलन ने तो शायद नहीं देखी थी उसकी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, वो थ्योरेटिकल बना के चला गया था। तो फिजिकल तो बाद में बनी कि पहले उसकी डिफरेंट काइंड की मशीनें बनी, पंच मशीन, ये मशीन, वो मशीन। तो अब आप समझ लें कि आप 1936 1940 के एरा में बैठे हैं और ये काम आप करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस इनपुट को किस तरह से अलाइन करें अपने ट्यूरिंग मशीन की प्रॉब्लम्स के साथ, राइट? कैसे अलाइन करेंगे, तो आपने इसको सोचना है कि जो इनपुट है वो हम इसकी जितनी भी जो इनपुट दिया जाए, जो ग्राफ का इनपुट दिया जाए, हम यकीनन उससे कनेक्टेड एजेस जो है वो इस तरह से मांगते हैं कि आप हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दें कि पहले सारे नोट का नंबर दे दें। मिसाल तो 1 इंटीजर नंबर ले लेते हैं जो आसानी होगी कंप्यूटर को, यानी 3 4 5 6 और 7, राइट? हम उससे कहते हैं कि आप हमें इस तरह से एक सेट दें जो 1 से लेकर 7 तक। एक बात हो गई। उसके बाद ये वो चीज़ है कि आपके ग्राफ में ये नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, आपके ग्राफ में ये नोड जो है वो अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट ये दें टपल की फॉर्मेट के अंदर कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है। यानी मिसाल के तौर पे इफ 1 कनेक्टेड टू 2, तो दिस इज इन फॉर्मेट ऑफ टपल 1 connected to 2 and then 2 connected to 3 in this linear format and 3 connected to several other nodes, 3 to 6, 3 to 4, right, and so on. ये इस फॉर्मेट के अंदर आप इसको इनपुट दें टेप के ऊपर। टेप में से दिया जा सकता है, कॉमा लगा सकते हैं टेप पे और डिस्ट्रीब्यूशन काम बढ़ जाता है, लेकिन सब कुछ दे सकते हैं इस तरह नहीं। इससे ये तय हो जाएगा कि आपके जो नोड कनेक्टेड है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड यानी ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। सही है ना? तो इस बेसिस पे आपने अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ये आप प्लानिंग कर रहे हैं और इसके इनपुट्स की। इसके बाद आप बहुत सारे काम ये करेंगे कि भाई टेस्ट करेंगे जो इनपुट आ रहा है सही है, गलत है, ये है, वो है। अच्छा मैं 1 मिनट मुझे देगा, मुझे 2 मिनट देखा, 2-3 मिनट आप भी पानी पिए। मैं अगर कंप्यूटर दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ तो 2 मिनट लगेगा खाली, ठीक है? तो मैंने जितनी बातें बताई उसको हम स्लाइड में भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि काम भी जल्दी नहीं पड़ जाए। कहता है एनी इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम इज इनकोडेड इनटू द स्ट्रिंग। हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम एज ए इनपुट w ले सकें उसका। द स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज द आंसर इज यस और द स्ट्रिंग इज नॉट, यानी जब हम मशीन डिज़ाइन करते हैं तो जो इनपुट देते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं बेसिकली। स्ट्रिंग यानी वो जो वर्ड है
स्ट्रिंग इसलिए कहते हैं कि अभी हमें डिसाइड नहीं हुआ कि ये वर्ड लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। जब पार्ट होता है तो वर्ड बन जाता है वो, और जब पार्ट नहीं होता तो वो स्ट्रिंग ही कहलाता है। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि पहले आप ऐसे अलाइन कर लें कि वो स्ट्रिंग है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को उन्होंने लिस्ट डाउन कर लिया इस तरह से सेट थ्योरी में कि हमारे पास एक जी है और जी इज कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। बताना ये है कि जी जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड है। बस ये बात हमें प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करनी है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ ये बुक में एग्जाम्पल में 3.14 है। आपको अगर यहाँ समझ ना आए तो बुक से आप एग्जाम्पल 3.14 पिक कर सकते हैं। कहता है लेट्स एग्जामिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल टीएम। तो कहता है कि फर्स्ट जी इनकोड द ग्राफ जी एज अ स्ट्रिंग। ये बात हमारा पहला प्राइमरी टास्क है कि जी, जैसे मैंने अभी बताया कि जी जो ग्राफ है उसको इनकोड करें। हम बताएं कि किस तरह स्ट्रिंग में इनपुट एज अ लिया जाएगा। कंसीडर एन इनकोडिंग दैट इज लिस्ट ऑफ द नोड ऑफ जी फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ एजेस। यानी इस तरह से कि पहले आप सारे नोड ले लें, उसके बाद फिर उसकी एजेस। एजेस का मतलब है जो टपल्स ऑफ टू नोड्स। जो टू नोड्स का टपल है इसका मतलब है कि वो आप एक एज बता रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कनेक्शन। ईच नोड इज एन इंटीजर नंबर एंड ईच एजेस इज द पेयर ऑफ इंटीजर नंबर that represent the node at the two end points of the edge। यानी इस तरह से कि आपने कहा कि पहले मैं यहाँ पर सारे नोड का नंबर ले लूँगा, उसके बाद फिर मैं सारे टपल्स जो है वो उसके पिक कर लूँगा। टपल से मुराद है कि ये वो एज है जो कि बता रहा है कि 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 3 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 4। लेकिन ये बात नहीं पता चल रही सिंपल से कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा नोड हो जो इससे तो कनेक्ट हो लेकिन पूरे ग्राफ से कनेक्टेड ना हो। प्रॉब्लली इस तरह हो सकता है। तो हमें तो बताना है कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। लो लेवल इंफॉर्मेशन में हमने कह दिया कि मशीन हमारी डिफाइन है इन कैरेक्टर्स के, यानी ब्रैकेट साइन और 1 से लेकर कुछ स्पेस देना चाहो तो स्पेस, और 1 से लेकर 9 तक के कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे और इन्हीं का मल्टीपल जो है यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज जो है वो इस तरह से डिफाइन होगी। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ये जो सारी स्लाइड लिखी हुई है, ये जो करंट स्लाइड है जो भी आपको नज़र आ रही है, ये स्लाइड बेसिकली डिफाइन है कि आपने ये चेक करना है अगर कि जो इनपुट दिया गया है वो भी ठीक है या नहीं है। मतलब हो सकता है कि इनपुट इंफॉर्मेशन ही गलत हो, तो फिर आप वर्क किस पे करेंगे। तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम आपको ये बताना होगा कि आपका इनपुट भी ठीक है नहीं है, तो वो भी चेक आप कर सकते हैं। और इनपुट ठीक है नहीं है का मतलब ये है, एक तो ये ऐसा इनपुट कि आपने कैरेक्टर ही गलत दे दिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यानी आपने कहा कि भाई 4 की जगह मैंने कैपिटल ए दे दिया, तो वो तो आपने हो सकता है टाइप ऑफ मिस्टेक हो, 4 की जगह ए लिख दिया, या आपने इंटेंशनली जो है वो गलत लिख दिया। लेकिन एक जो है वो लॉजिकल एरर है, वो ये कि आपने यहाँ पे नोड नंबर जो है वो 1 से लेकर 3 तक लिखा है, लेकिन जो कनेक्शन है वहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन 4 की भी लिखी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं अगर ये वाला 4 हटा दूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली जो ग्राफ है वो 3 नोड पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन में चौथा नोड भी बता रहे हैं, तो ये एक रॉन्ग इनपुट है। तो इस रॉन्ग इनपुट को बेसिकली हमें सही करना है। तो वो आप डिटेक्ट कर सही नहीं डिटेक्ट करना है। सही तो हम नहीं करेंगे, इनपुट ही गलत है तो हम उसको सही क्यों करें। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। कहता है चेक करेक्ट इनपुट क्राइटेरिया ऑफ द ग्राफ। इज इट ग्राफ इनपुट, सही इनपुट है या नहीं, ग्राफ का इनपुट है। व्हेन एम रिसीव द जी, यानी जब वो इनपुट रिसीव करे जी, it first check to determine that the input is the proper input or some graph। ठीक है, आप इसको इनपुट करें, ये अलग से एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको कि भाई ये इनपुट भी ठीक है या नहीं। टू डू सो एम स्कैन द टेप टू इंश्योर दैट टू लिस्ट, दो लिस्ट दी ने, एक लिस्ट दी आपको नोड नंबर की, एक टपल्स हैं एजेस की, दैट दे आर द प्रॉपर फॉर्म, उनकी फॉर्मेट भी ठीक है या नहीं है। तो इस तरह की डिफरेंट चेक्स हैं जो इस बात को बताएंगे कि हमारा इनपुट ठीक है नहीं। तो अभी हम अगर मान लेते हैं कि ये सारी टेस्टिंग हो गई और इनपुट ठीक है, तो सेवरल थिंग्स नीड टू बी द चेक। द नोट लिस्ट शुड बी डिस्टिंक्ट, यानी ऐसा तो नहीं है कि नोट लिस्ट ही हमें आप एक से ज़्यादा दफ़ा किसी को आप रिपीट कर रहे हो।
यानी मिसाल तब यहाँ पे 1 2 2 दफ़ा लिखा हुआ हो, ये कंफ्यूजन है, 2 दफ़ा क्यों लिखा हुआ है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हमें टेस्ट करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद जब आप क्लियर हो गए तो फिर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन जो आपने सोचनी है और इस तरह थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है ताकि एग्ज़ाम भी अच्छा हो और आगे अपनी जो आप जॉब्स कर रहे हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है वो आए। ज़ाहिर है किसी भी कोर्स को पढ़ने का मकसद यही होता है कि आपके अंदर जिस लेवल पे आप खड़े हैं उससे एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज ऊपर चले जाए जो जितनी मेहनत करें। तो उस लिहाज से आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप उस कोर्स को पढ़ के उसी जगह पे हैं जहाँ खड़े हैं तो फिर उस कोर्स को पढ़ने का मकसद तो नहीं होगा। एनी हाउ, तो ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है इसके लिए छोटा सा टास्क है। एक्चुअल में तो हम बहुत बड़े बड़े टास्क करते हैं लेकिन वो बड़े टास्क भी छोटे टास्क पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम उसको लिस्ट डाउन करें तो वो स्मॉल टास्क पे ही डिपेंड करते हैं और फिर उनको छोटे छोटे टास्क को मिला के जो है वो बड़े टास्क बनाए जाते हैं। पूरी गाड़ी का बना लेना एक साथ तो नहीं बनी ना, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि व्हील का बनाना अलग काम है और फलां का बनाना अलग काम है। अच्छा जनाब, कैसे करेंगे सवाल ये, क्योंकि हमारे पास नौयत ये है कि वी आर इन द एरा ऑफ 1936 to 40 और वी हैव ओनली अ टूरिंग मशीन। हाउ टू चेक बेसिकली कि दिस इज अ ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ। तो आप एक एक नोट को पिक करेंगे। अब ज़रा देखिए, इसको मैं समझाता हूँ, नहीं समझ आया तो दोबारा फिर मैं उसको डायग्राम बना के समझा दूँगा। कहते हैं अगर ये वर्डिंग में समझ नहीं आ रहा है, दिस इज अ सूडो कोड टाइप एल्गोरिथम। अगर ये एल्गोरिथम लिख दिया गया है हाई लेवल में, देखिए हाई लेवल है, अगर ये एल्गोरिथम लिख दिया गया इसका मतलब यू कैन इम्प्लीमेंट दिस वन इन ट्यूरिंग मशीन, मशीन में बन जाएगा। तो हम क्योंकि थ्योरेटिकल प्रूफ कर चुके हैं इसका कि अगर कोई एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो ट्यूरिंग मशीन से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। कहता है सेलेक्ट अ नोड एंड मार्क इट, यानी आपने जो सेट ऑफ नोट्स दिए गए थे, जिसमें सेट ऑफ नोट्स थे 1 2 3 जो भी नोट्स थे, इसमें से आप कोई एक पिक कर लें। इट्स नॉट एसेंशियल का पहले ही पिक करें, वट एवर यू वांट टू पिक फर्स्ट, पहला, बिल्कुल पहले स्टेप पहला कोई भी एक पिक करें और उसको मार्क कर लें। ट्यूरिंग मशीन में मार्क करने के बहुत सारे अंदाज होते हैं। उसको एक्स बना दें, मार्क हो गया। तो वट एवर यू वांट बेसिकली यू कैन मार्क इट। 1 2 3 अगर आपके पास है, लेट्स सपोज, सॉरी मैंने 3 पहले लिख दिया, तो कोई भी एक पिक करें और उसको मार्क कर लें। ये तो हो गया मार्किंग। अब यहाँ से लूप शुरू हुआ है और कहते हैं रिपीट, ठीक है, फॉर ईच नोड एन। इसमें से अब हर नोड के लिए करेंगे। अगर आपने पहला नोड x3 सपोज कर लिया था तो ये मार्क हो गया, सपोज करो इसको मैंने मार्क कर दिया, और बाकी जो नोड्स इसके अंदर है अब उनके लिए वर्क होगा। रिपीट फॉर ईच नोड एन, हर नोड के लिए अब एन। अब अगला नोड उठाएंगे तो ये एन जो है वो बाकी नोड को, रिमेनिंग नोड को कह रहे हैं। द एन इज रिप्रेजेंटिंग द रिमेनिंग नोड। सो वी विल पिक द नेक्स्ट नोड which is called suppose 1. इफ n इज अनमार्क्ड, जो हमने पिक किया अगर वो अनमार्क्ड है, जो ये नोड हमने पिक किया, डेफिनेटली जिसको मार्क कर लिया उसको पिक नहीं करना चाहिए। इफ दिस वन इज अनमार्क्ड एंड, और फिर उसके बाद जैसे हमने 1 को पिक किया और 1 जो है वो अनमार्क्ड है, और अब आप देखेंगे एंड लगा हुआ है, एंड देयर इज एन एज फ्रॉम n टू एन ऑलरेडी मार्क नोड, यानी 1 के साथ जो 1 हमने पिक किया अभी ये, इसका कोई कनेक्शन अब तक जितने मार्क हो गए उसमें से किसी के साथ भी, अभी तो एक ही मार्क हुआ है लेकिन जो मार्क हो गए उसमें से किसी के साथ भी अगर एग्जिस्ट करता है तो ये बात क्लियर हो गई होगी। वेन एवर यू पिक द वन, ये पिक कर लिया 1 आपने विच इज अनमार्क, ऑलरेडी अनमार्क है, एंड चेक दिस अनमार्क नोड इज अ कनेक्शन टू अ मार्क नोड, एनी मार्क नोड। अगर ऐसा है तो मार्क दिस वन, इस सूरत में इस वन को मार्क करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 1 भी किसी से कनेक्शन रखता है। मार्क नोड तो इनिशियली 1 ले लिया। अब अगर मिसाल के तौर पे ये 1 इस 3 से कनेक्शन नहीं रखता तो इसको आप मार्क नहीं करेंगे। समझ आई बात, इसको आप मार्क नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि 1 को मार्क नहीं करेंगे तो 1 की बारी दोबारा नहीं आएगी। इसको उस वक्त तक स्कैन करते रहेंगे जब तक कि सब मार्क ना हो जाए, और अगर मार्क करने का ऑप्शन नहीं होगा तो हम अभी आगे देखेंगे। तो मिसाल के तौर पर ये मार्क नहीं हुआ, मैं एज्यूम करता हूँ, देन और अगर अगर इसका कनेक्शन 3 के साथ होता तो कह रहा है क्या कर दो, इस 1 को भी मार्क कर दो। अगर हम देख लेते हैं पीछे वाले डायग्राम में, 1 का कनेक्शन 3 के साथ एग्जिस्ट करता है, ये रहा।
1 का कनेक्शन 3, चाहे 3 1 लिखो चाहे 1 3 लिखो, बात एक है, इसलिए हमें इसको मार्क कर देना चाहिए ऑफिशियली। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। हमारे पास 4 नोट्स हैं, सॉरी मैंने 3 लिखे, 4 नोट, तो हम इसको मार्क कर देंगे, तो इसका मतलब है 1 भी मार्क हो गया, राइट। और उसके बाद इफ को एंड करेंगे, ये एंड इफ का है, और अंटिल नो मोर नोड कैन बी मार्क, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमें तसल्ली हो जाए कि अब कोई नोड मार्क नहीं होगा। और उसके बाद हम इसको दोबारा से फॉर के पास चले। अब दूसरा कोई नोड पिक करेगा, वो दूसरा नोड का मतलब ये हुआ, सपोज करो 2 पिक कर लिया, मेरी मर्जी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सीक्वेंस 4 भी पिक कर सकता था, मैंने कहा 2 पिक कर लिया। अब 2 के लिए यही चलाएगा कि 2 अगर किसी मार्क नोड के साथ कनेक्शन बनाता है, इसका मतलब है 3 या 1 के साथ, 4 के साथ बनाया तो हमें कोई अभी फायदा नहीं है, 3 या 1 के साथ अगर कनेक्शन बनाता है, तो देखें 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में 2 भी मार्क हो जाएगा। हमने एक अनमार्क नोड पिक किया और उसके बाद इसने कहा कि अगर वो किसी मार्क नोड के साथ कनेक्शन बना रहा है तो उसको भी मार्क करते हैं। अब इसको मार्क कर देंगे एंड देन दोबारा से रिपीट, एंड अब आपके पास बचा ही 4 है, 4 को उठाएंगे और 4 को जब पिक करेंगे तो 4 जो है वो किसी मार्क के साथ, तो 4 जो है वो 1 के साथ या शायद किसी के साथ कनेक्शन बना रहा था, 1 के साथ कनेक्शन बना रहा था और 1 पहले मार्क हो चुका है। तो आप कहेंगे कि 4 जो है वो 1 के साथ मार्क हुआ, ओ कनेक्शन बना रहे हैं और 1 मार्क हुआ है, तो 4 भी मार्क हो जाएगा। और कब तक चलाना है इसको, जब तक के सारे मार्क ना हो जाए या कोई मार्क करने के लिए बचे ना, और मार्क हो ना हो। तो इसको करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। अगर इसमें रखे हुए सारे नोट मार्क हो गए तो इसका मतलब है हर एक का किसी न किसी के साथ कनेक्शन है, और हर एक का किसी न किसी के साथ कनेक्शन है, तो आप यहाँ पे इसका डिसीजन ले लेंगे कि फॉर ईच नोड एन, जो कि नोड एग्जिस्ट करते हैं सारे, इफ एन इज अनमार्क, कोई एक अनमार्क नोड इसके अंदर मौजूद है, फॉर ईच नोड एन, यानी जो इसके अंदर मौजूद है उसमें हर एक को टेस्ट करेंगे आप कि वो मार्क हुआ है या नहीं मार्क हुआ। अगर इनमें से कोई एक भी अनमार्क्ड है तो आप जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर सारे मार्क हो गए हैं तो फिर आप उसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि एक्सेप्ट का मतलब है, क्योंकि हमने तो उसको मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया ना, तो एक्सेप्ट का मतलब है कि वो कनेक्टेड है, और रिजेक्ट का मतलब है कि वो कनेक्टेड नहीं। अब ये तो मैंने इंटरप्रिटेशन बताई है, लॉजिक को सोचने के लिए आपको सुकून से अकेले बैठ के सोचना पड़ेगा। ये चक्कर इन्होंने क्या चलाया कि मार्क और अनमार्क जो है वो ये सॉल्व हो रहा था, बहुत आसान से आपको, मतलब बहुत सारों को तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये मार्क अनमार्क के बेसिस पे किस तरह चला रहा है। तो वन मिसाल के तौर में कोई ऐसी डायग्राम लेता हूँ जिसमें कोई एक नोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये 1 है और ये 5 से कनेक्टेड है, और ये 5 है, ये कनेक्टेड है मिसाल के तौर पर 3 से, और 3 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, और 2 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, बस इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इसमें देखते हैं कि ये हमारी वर्किंग करेगा, क्योंकि ये 2 ग्राफ हैं और इन 2 ग्राफ में ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, ठीक है। और इसमें हम इस एल्गोरिथम को चला के देखते हैं कि कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि इसको भी एक्सेप्ट पे जा रहा है, तो फिर हम कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। गलत वाले को भी चेक कर लेते हैं, जल्दी भी चेक कर लेंगे। सपोज करो पहले मैंने 3 पिक कर लिया, पहले भी 3 लिया था, छोड़ दिया, 2 पिक कर लिया, तो 2 को मार्क कर दिया मैंने, ठीक। 2 को मार्क करने के बाद हम अपने इस एल्गोरिथम में गए, बकिया में से किसी एक को पिक किया। गौर सुनिएगा, मैंने एज्यूम करें कि 5 को पिक कर लिया, 5 को पिक किया और 5 को देखा कि 5 किसी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, तो हम कहेंगे अभी तो नहीं है कनेक्टेड, क्योंकि 5 2 के साथ कनेक्टेड नहीं, छोड़ देंगे, दोबारा आ जाएंगे। फिर 4 को हम थोड़ी देर से पिक करते हैं, 3 को पिक करेंगे, फिर देखेंगे 3 किसी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं है, छोड़ देंगे उसको, क्योंकि 3 2 के साथ कनेक्टेड नहीं है। फिर आप आएंगे, आप कहेंगे 4 को पिक किया, 4 किसी कनेक्टेड नोड के साथ, यानी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड है, आप कहेंगे हाँ है, तो आप 4 को मार्क कर देंगे। समझ में आ रही बात नहीं? फिर आप दोबारा जाएंगे और 1 के पास जाएंगे, 1 को देखेंगे कि 1 किसी कनेक्टेड नोड के साथ कनेक्ट है, ओ सॉरी कनेक्टेड नहीं, मार्क नोड के साथ कनेक्टेड है,
आप कहेंगे नहीं किसी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड नहीं, फिर आप वापस चले जाएंगे। और फिर एक राउंड अगर आप और लगाते हैं, जबकि हमने सारा राउंड लगा दिया है, ये रिपीट कर चुके हैं हम कि 5 को चेक कर लिया, लेकिन क्योंकि अभी एक नया नोड कनेक्ट हुआ है 4, तो इसकी वजह से भी चेक कर लेते हैं। तो दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पे और फिर देखेंगे कि 1 जो है वो किसी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड है, आप कहेंगे नहीं। फिर 3 किसी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड, आप कहेंगे नहीं। 4 तो खैर मार्क है, 5 किसी मार्क नोड के साथ कनेक्टेड है, आप कहेंगे नहीं। तो फिर आप दोबारा, अब ये क्योंकि आपने सिलेक्शन कर ली, तो आप ये अंडू यहाँ से अंटिल नो मोर नोड कैन बी मार्क, अब कोई नोड मार्क नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद डिसीजन वाले स्लॉट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि एन को स्कैन करेंगे, ये जो एन है इसको स्कैन करेंगे। इसमें अगर कोई एक भी नोड अनमार्क है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे स्कैन करना शुरू करेंगे, आपने देखा 1 अनमार्क है, रिजेक्ट करके बाहर, सारों को चेक करने की जरूरत। इसकी वजह ये है कि ये दोनों जब कनेक्ट हुए तो इनका किसी और से कनेक्शन नहीं बन रहा। मार्क करने का मतलब है कि जब आप 5 उठाते हैं वो ढूंढता है, अच्छा अगर गलती से हमने पहले 1 को मार्क कर दिया होता तो 5 और 3 मार्क हो जाते, ये दोनों मार्क नहीं होते। तो वो ढूंढता है कि जब 2 को स्कैन किया, अगर हमने 1 को पहले मार्क कर दिया और फिर 2 को स्कैन किया तो 2 तो मार्क ही नहीं हो सकता क्योंकि 2 का ऐसे कोई एज ही नहीं। तो इसलिए वो बासानी हमें डिफाइन कर देगा कि ये कनेक्टेड नहीं। दिस इज और ये एल्गोरिथम जो हमने अपने स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बेस पे बनाया है, वी कैन इम्प्लीमेंट दिस वन इनटू ट्यूरिंग मशीन। इसको हम ट्यूरिंग मशीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बासानी। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम ये भी बुक से है, ये सॉल्व एग्जांपल है इसी टॉपिक में, एग्जांपल नंबर 2 के नाम से, और बुक की ही एग्जांपल है। तो वो कहता है कि डिस्क्राइब आर ट्यूरिंग मशीन दैट रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ 0 हुज लेंथ इज पावर ऑफ 2, जिसकी लेंथ जो है पावर ऑफ 2। यानी पावर ऑफ 2 का मतलब है इज नॉट अबाउट द पावर, यानी ये जो पावर है ये पावर तो कैलकुलेट करेगा, लेकिन जितनी पावर आएगी उतने 0 मार्क करेगा। यानी 0 की पावर तो एक्चुअल में तो 0 ही होता है ना, स्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली 1 कैरेक्टर 0। तो पावर का मतलब यहाँ पे उसका पावर लेना नहीं है। अगर 0 की पावर 4 है तो हमारी लैंग्वेजेस में 0 की पावर 4 का मतलब होता है 4 दफ़ा 0 स्ट्रिंग का पार्ट, ये मतलब। ठीक, तो ये मशीन जो है आपने इसको डिज़ाइन करना है। इनपुट तो इसने समझा ही दिया आपको, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जो फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि इस तरह के इनपुट तो आसान है। जब प्रॉब्लम इस टाइप की हो, जैसे ग्राफ प्रॉब्लम है या कोई रियल एप्लीकेशन प्रॉब्लम हो, तो उसको इनपुट फॉर्मेट में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वरना तो हमारे पास इनपुट बनाना कितना मसले वाली बात है। ठीक है, तो वो कहता ये है कि इसके लिए हमें मशीन डिज़ाइन करनी। तो आप जो लिस्ट डाउन करना चाहें कर लें। इसमें तो आप कह देंगे कि लैंग्वेज बिलोंग की हुई है, अगर हम लो लेवल पर जाएँ तो 0 पे की हुई है ओनली। ठीक है, इस लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स होंगे जो मैं बता सकता हूँ कि या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है, या फिर 4 0 होंगे, या इस तरह के पार्ट्स होंगे। इसके सारे के सारे इवन होंगे सवाए 1 के। सिर्फ 1 ऐसा है, क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 कर देंगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 0 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जितने भी 0 आएंगे वो सारे के सारे इवन तादाद के आएंगे, इवन तादाद के 0 एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आसानी की हुई है। सिर्फ आपको लो लेवल कैटेगरी में आपने जो चीज़ें बता सकते थे आपने बता दी। उसके बाद आप यहाँ पर फिर आप ये तो आप अभी बता ही नहीं सकते ना कि कितने स्टेट्स में बनाऊंगा, जब तक कि आप ऑटोमेटा नहीं। ये तो जो सेकंड लेवल है वो तो जब बताएंगे ना जब आपके पास ये मशीन बन सकती है। जब आपने बना ली, हाई लेवल से आपने बना लियो, तो फिर आप स्टेट डिफाइन कर देंगे कौन सा एक्सेप्ट है कौन सा रिजेक्ट है, कितने स्टेट बने। हाँ, जो बता सकते थे आपने इनिशियली बता दिया कि ये वी कैन टेल बेसिकली सिग्मा इज इक्वल टू 0। ट्रांजिशंस कैसी होनी है वो अभी हम सारी ट्रांजिशंस नहीं डिफाइन कर सकते कि Q1 पे खड़े हैं तो कहाँ जा रहे होंगे। तो ये सारी ट्रांजिशंस जो हैं वो डिफाइन होंगी जब हम अपने हाई लेवल की मशीन डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप बताएंगे कि टेप अब हो सकता है कि आपको किसी वक्त यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। इस वक्त तो आपने डिफाइन कर दिया लेफ़्ट और राइट, लेकिन जब आप हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उस वक्त आपने सोचा कि हम हो सकता है कि
स्टे ऑन भी कर सकते हो। ये बता सकते हैं कि आप कैरेक्टर कौन से यूज़ करेंगे नॉर्मली। ये वो है जो जो इनपुट कैरेक्टर्स हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो टेप कैरेक्टर्स हैं, यानी स्पेशली फॉर टेप। टेप के कैरेक्टर तो तीनों ही हैं, लेकिन ये इनपुट वाले कैरेक्टर हैं ये स्पेशली फॉर टेप, और ये ब्लैंक कैरेक्टर है टेप। ये कैरेक्टर तीनों कैरेक्टर मिलके हमारे टेप कैरेक्टर बनेंगे। एक्स फॉर मार्किंग, जो भी जैसे मार्क अनमार्क कर रहे होते हैं वो उसके लिए इस्तेमाल किया है। सिंगल टेप विल बी यूज्ड, अभी आपने कह दिया कि मैं जो काम करूँगा वो सिंगल टेप पे करूँगा। देख रहे हैं सेकंड टेबल में बता रहे होते हैं आप कि आप जो है वो सिंगल टेप यूज़ करेंगे, आप 2 टेप यूज़ कर लें। ये आपकी अपनी प्लानिंग है, जब आप प्लान कर रहे होते हैं आप बता, ताकि जिसको आप दे रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन वो समझ। और ये इन्होंने बहुत सादगी से स्टेप्स लिखे हैं, हमें इससे और इन डेप्थ, जिसको सुडोकुएट कहते हैं, और इन डेप्थ स्टेप लिखने चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी के लिए ये स्टेप लिखे हैं। आप जरा पढ़ें इसको, लैपटॉप चार्ट पे लगा। हाँ जी, पढ़ लिया आपने। कहता है स्विप लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द टेप क्रॉसिंग ओवर द जीरो इफ इन स्टेज 1 द टेप कंटेन अ सिंगल जीरो एक्सेप्ट। अच्छा चलो मैं एक काम ये करते हैं, आप पे छोड़ते हैं इसको, कि अब मेरा ख्याल आपको समझ तो आ गया ना कि हमें हमें हमारे पास इस वक्त कंस्ट्रेंट ये, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बड़े बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामर हो और ये है छोटे छोटे काम, लेकिन हम ये सोचेंगे कि ये जो छोटा सा काम है ये एक बहुत मतलब रिसोर्स लिमिटेड मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसोर्स लिमिटेड है, पावर बहुत ज़्यादा है उसकी। तो उस लिहाज से आप इसकी लॉजिक सोचो कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं। ठीक है, मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। आपके पास लिमिटेशन क्या है कि आपके पास एक टेप होगा, सॉरी, आपके पास एक टेप होगा और प्रॉब्लली आप इस टेप में आप अगर ये चाहते हैं, ये ऑप्शन दे सकते हैं कि टेप में डेटा जो है वो किसी ऐसी पोजीशन पे दिया जाए कि आपके पास लेफ्ट साइड पे एम्पेल जगह होगा, कुछ लिखना चाहते हैं, वरना नॉर्मली हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे जगह नहीं होती। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं 0 0 0 0 और 0 1 2 3 4 5 6, ये 0, ये सारा ब्लैंक है। ठीक है, अब बताना है कि ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, बस ये समझाना है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि हमें काउंट करना है कि अगर ये इवन तादाद में है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है तो ये एक्सेप्ट है, और अगर ये ऑड में है और 1 से बड़े हैं तो ये रिजेक्ट है। अगर 1 है तो एक्सेप्ट है, अदरवाइज ऑड में है और तो रिजेक्ट है। बस इतनी सी लॉजिक हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी है। अब कैसे इस लॉजिक को, भाई हम अगर 0 को पढ़ के एक्स कर दें तो हमें याद कैसे रहेगा कि ये जो है वो हमारे पास रीड होगी। इसके इसके क्या तरीके इख्तियार किए जाएं कि हमें पता चल जाए कि ये जो है वो इवन नंबर है। अब आप सोचें किस तरह से कर सकते हैं इसको। मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके जहन में क्या आता है। इस तरह का कोई काम हम पहले कर चुके हैं, कई डिफरेंट ऑप्शन है जिसपे हम ये काम कर सकते हैं इस कंस्ट्रेंट पे रहते हुए। जी अंजुम साहब, अंजुम आवाज़ आ रही है? मैं बंद तो नहीं है माइक तो खुला हुआ है। अंजुम सुहेल, काशिफ इकबाल, कोई कोई भी राय दे दो, ये है सही है गलत है, इस पर कोई डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। हमें एक छोटी सी लॉजिक लगानी है इस कंस्ट्रेंट पे रहते हुए। यस सर, एक मिनट। इरम उजाला, अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम अपना कर्सर जो है वो पहले वाले 0 पे रखेंगे। हम वो देखेंगे जैसे कि वो पिछली स्लाइड मैंने पढ़ी थी कि उसमें ये है कि पहले 0 पे रखेंगे और चेक करेंगे। उसके बाद वो ये देखेगा कि वो इवन है या ऑड है। तो अगर वो फर्स्ट 0 इवन होगा तो वो आगे मूव कर जाएगा।
नहीं नहीं, ये जुमला मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट जीरो इवन होगा मतलब फर्स्ट जीरो एग्जिस्ट करेगा ना खाली। फर्स्ट जीरो इवन, हम तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ की बात कर रहे हैं कि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 की पावर n स्क्वायर पे वर्क कर रही है ना। तो अगर ये n जीरो है, n की बात कर रहा हूँ, ये सॉरी मैं गलत लिख गई, जीरो और इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर n। किस तरह से स्ट्रिंग की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग है या फिर डिजाइनिंग है। तो अगर ये n1 जीरो है तो 2 की पावर 0 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक जीरो होगा। एक्चुअल में 2 की पावर n टाइप्स के जीरो जनरेट होंगे। तो हमें ये मालूम है कि आपके पास जो जीरोस हैं वो इवन नंबर में होने चाहिए, एक्सेप्ट अगर कोई इनपुट दे दे इस तरह से कि उसमें सिर्फ एक ही जीरो है, तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और जीरोस हैं तो उसकी तादाद इवन होनी चाहिए। तो हम ये कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि ये इवन नंबर ऑफ जीरोस ही हैं। हमें तो ये डिटेक्ट करना है ना। कंप्यूटर में तो ये बहुत आसान सा काम है ना, काउंटर लगा दें, काउंटर से अंडरस्टैंड कर लें, आपके सामने शो हो जाता है। आप देखिए, आप कंप्यूटर में बहुत सारा काम खुद ही हो रहा होता है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कंप्यूटर में कि, मिसाल दे रहा हूँ कि x अगर 3 के बराबर हो जाए, ठीक है, x अगर 3 के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर दें आप। हमने ये कभी से कि ये इफ की कंडीशन लगी, कंप्यूटर इस तरह चलता है, प्रोग्राम कंप्यूटर का। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये बात कौन तय करेगा कि x के अंदर रखा हुआ एलिमेंट 3 के बराबर हुआ है या नहीं हुआ। ट्यूरिंग मशीन में तो ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है ना, वरना मैं काउंट कर लूँ और गिन के बता दूँ 6 हैं, तो अगर ये ऑड है 2 का डिविजिबल है तो कर लो। कंप्यूटर में तो ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे काम हिडनली हुए हुए होते हैं उसमें। यानी ये तो मैं कह रहा हूँ ईजीनेस आपको दी गई है, बहुत सारे काम आपने कंप्यूटर में कर लिए। लेकिन जब ये नहीं था कंप्यूटर, उस वक्त इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जिन लोगों ने इसको सोचा और उस वक्त ये क्लेम किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो यकीनन इन चीज़ों को भी सॉल्व किया होगा, छोटी छोटी चीज़ों को। अब ये जो इवन नंबर है, सिर्फ यही बताना कि ये इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, कैसे बताएंगे? काउंट करेंगे तो हम वही तो मैं कह रहा था कि हम प्रोग्रामर है ना, तो हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, तो हमें तो जहन बार बार वही हिट कर रहा है, जैसे हिट करता है तो भाई काउंट कर ले 6 हो जाएगा तो हो जाए, लेकिन उसके 6 होने का भी पता कौन बताएगा कि ये 6 ही है? ये तो आपने सोचना है कि ये 6 है या नहीं। जी अदनान शौकत साहब, अगर मैं सबके नाम ना ले सकूँ तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रैंडमली पिक कर रहा होता हूँ। चलो ये सर अगर हम हर एक जीरो के अगेंस्ट सबसे एंड में एक्स ऐड करते जाएं, और बल्कि नहीं, एक्स ऐड नहीं कर सकते, अगर हम उस जीरो को ही एक्स कंसीडर करते जाएं, और वहाँ मसले इसमें कि हम काउंट कैसे करेंगे उसको कि कितने जी जीरो जी मौजूद है। अब आप सोच रहे हैं कि कितनी मुश्किलों से आप लोगों ने आपको कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचाया है। हम तो इफ लिख के मसला हल कर लेते हैं। अब आप सोचो उसके पीछे सारा काम हो गया, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये इक्वल हो गया? कोई ना कोई लॉजिक तो लगाई गई है ना इसके पीछे। हम तो बहुत मतलब हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल की प्रोग्रामिंग है वो तो प्रोग्रामर हमें करके दिया हुआ है, हमें कंपाइलर ने, भैया अगर 3 के बराबर हो जाए तो 3 के बराबर हो जाए तो कौन डिटेक्ट करेगा कि 3 के बराबर हो गया ये। देखें, एक तरीका जो मुझे समझ आता है वो ये है कि आपके पास अगर इसमें एक ही जीरो है, ठीक है, एक ही जीरो है और प्रॉब्ली दिया जा सकता है, तो ये एक्सेप्टेबल है। आपने पहले जो जीरो है उसको रीड करना है, और सुनिएगा, और रीड करके इसको नल बना देना है। पहले जीरो को रीड करना है और उसको रीड करके क्या बना देना है? नल बना देना है। और फिर उसके बाद अगले कैरेक्टर पे जाना है। अब जब अगले कैरेक्टर पे पहला कैरेक्टर जीरो है, अगर चाहे ये वाला ही क्यों ना हो, जब ये इनपुट दिया गया, अगर अगला कैरेक्टर नल है या अगला कैरेक्टर जीरो है, देखिए इसको अगर मैं जीरो बना दूं, अगर मैं इसको नल कर दिया मैंने, सॉरी जीरो को, और अगले कैरेक्टर पे गया तो वो अगर जीरो है या वो कैरेक्टर अगर नल है, दो ऑप्शन है,
अगर अगला कैरेक्टर नल है तो ये एक्सेप्ट पे भेज दो उसको, ये तो एक सिंपल सी बात है क्योंकि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अगला कैरेक्टर 0 है तो फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स का इवन होना जरूरी है, क्योंकि इसको सॉरी ऑड होना जरूरी है, क्योंकि इसको मिला के इवन थे 1 2 3 4 5 6। अब कहेंगे कि इसको मिला के जब इसको हटा दिया तो अब ऑड है 1 2 3 4 5। अब ये रिमेनिंग एलिमेंट जो है उसके ऑड है। अब आपने ये चेक करना है कि रिमेनिंग एलिमेंट जो ऑड है वो कैसे डिटेक्ट होगा कि ये ऑड है, क्योंकि एक को 0 कर चुके हैं, रिमेनिंग ऑड तो टोटल इवन हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए डिसीजन था कि या तो ये एक्सेप्ट होगा या फिर उसको हम, तो इसके लिए मैंने नल कर दिया। अब आप इसको सोचें कि इसको कैसे करेंगे। तो जो मेरी अपनी थिंकिंग है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया अभी लेकिन जो प्रॉब्लम तो सामने है, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग है कि मैं अगले कैरेक्टर अगर 0 है तो उसको x बना दूं और फिर रीड करते हुए आगे की तरफ जाऊं और राइट वाले को y बना दूं। ठीक है, फिर बैक आऊं और जब x को हिट करूं तो आगे जाऊं और इसको x बना दूं। ठीक, और अगर आगे मुझे x बनाने के बाद प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि मुझे आगे 0 ना मिले तो फिर तो रिजेक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन आगे अभी 0 मिलने चाहिए इसको। अगर 0 मिल जाए तो उसको y बना दो। सही है। अब डिसाइड, असल में डिसीजन लेना ज़रा डिफिकल्ट हो रहा है कि डिसीजन कैसे लेंगे कि अब आपके पास एक 0 बचा है। जब आप इस 0 को क्रॉस करके x पे आएंगे तो फिर बैक आएंगे और फिर इसको भी x बना देंगे। जब इसको x बना देंगे, गौर सुनिएगा, जब इसको x बना देंगे तो इसको x बना के जब अगला कैरेक्टर अगर आपको y मिलता है, दो ऑप्शन है, इसको x बना के, ठीक है, अगला कैरेक्टर अगर आपको y मिलता है फौरन इमीडिएटली, तो फिर तो आप कह देंगे कि भाई ये एक्सेप्टेंस, ये मैं अपनी सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सही चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि आपने जैसे इसको x बनाया तो आपको अगला कैरेक्टर जो है y मिल गया। लेकिन अगर हम इसको इवन पे चलाएं तो वो भी चेक करना होगा हमें कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अगला कैरेक्टर अगर आपको इमीडिएटली y मिल जाए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट की तरफ इसको भेज देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ रॉन्ग के ऊपर चलाई जाए, यानी रॉन्ग से मुराद है कि कोई गलत इनपुट दिया जाए और उस पर चला के हम चेक करें तो उसकी रिजेक्शन कैसे हो रही है वो समझना है। जैसे मिसाल तो 1 2 3 4 और 5, हमारे पास ऑप्शन ये है कि पहले कैरेक्टर को हमने नल बना दिया, टोटल 5 है, रिजेक्ट होना चाहिए, पहले को नल बना दिया, अब बचे 4, इसको हमने x किया और इसको y किया। ठीक है, फिर हम लेफ्ट पे आए, इसको x किया, फिर अगले वाले को हमने y किया, और जब वापस आ रहे हैं y करके, गौर सुनिएगा, तो अब हमें ये लॉजिक सोचनी है कि जब y करके वापस आएंगे तो अगर एक्सेप्टेंस वाला कंडीशन होगा, यानी ऐसे टोकन होंगे जो कि हमें एक्सेप्ट करना है, तो y से वापस आते वक्त आपको 0 जरूर मिलेगा, लाजमी है। या तो x कन्वर्जन के लिए मिलेगा ताकि उसके आगे एक एक्सेप्ट दूसरा y करें, या आखिरी वाला y मिलेगा जो बीच का बॉर्डर वाली वैल्यू वाली, जैसे 2 को कर लिया था आपने, 2 कर लिए थे, एक y से वापसी पे कुछ भी कर लें आपको लाजमी एक 0 मिलना है। लेकिन अगर y से वापसी पे आपको 0 नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट x को हिट कर रहे हैं, तो ये रिजेक्शन है बेसिकली, क्योंकि इसका मतलब है कि इसकी काउंटिंग जो है वो इस वक्त जो रिमेनिंग काउंटिंग है वो इवन नंबर है। अगर ये सोच के हम बनाए तो इसको हम, हो सकता है पहली दफ़ा में ना बने और हम कहीं स्टक हो जाए, लेकिन डेफिनेटली इसने जो है वो डिज़ाइन होना है इसी किसी तरह से। तो ये बुक का पार्ट है। मैं यहाँ पे, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, ब्रेक लेता हूँ। ये बुक का पार्ट है, आप सोचिएगा स्लाइड में किया हुआ भी है। स्लाइड वाली लॉजिक मुझे कुछ बोरिंग सी लगी तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैंने लिख तो दिया है इसके ऊपर, जो स्लाइड से मुराद है बुक की जो लॉजिक है, बुक के सही लॉजिक है बिल्कुल। तो ये मैं आप पे ओपन छोड़ता हूँ। एक आइडिया मैंने अपना भी इनपुट कर दिया है, एक आइडिया जो है वो आप बुक से भी ले सकते हैं और आपस में मशावरत भी कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये मैंने ओपन आपके लिए छोड़ा है, आप इसको सॉल्व करें और कोशिश करें तो ये हमारे कोर्स में इंक्लूड होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर ले, मैं आपको बुक वाले भी समझा सकता हूँ, अपने वाले को भी इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ। ठीक हो गया, नमाज का ब्रेक लेते हैं और नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग तकरीबन 155 पे ज्वाइन करते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर अगली एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है।
कोई सवाल नहीं है?